12वीं रसायन में कल हम लोग परासरण दाब के बारे में चर्चा किए हैं। परासरण दाब अणुसंख्यक गुणधर्म है, सारी चीज़ों को कैसे मापते हैं सब क्लियर किए थे कल की क्लास में हम लोग। आज हम देखेंगे वांट हाफ गुणांक या वांट हाफ घटक के बारे में पढ़ाई करेंगे। अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़े हैं आप लोग, एक क्वेश्चन बना लेंगे कि अणुसंख्यक गुणधर्म के लिए शर्तें, अणुसंख्यक गुणधर्म के लिए शर्तें लिखिए। तो अणुसंख्यक गुणधर्म के लिए हो जाएगा कि पहला तो तनु विलयन होना चाहिए, तनु विलयन में होता है लागू होता है, विलयन को तनु होना चाहिए, विलयन को तनु होना चाहिए, तब अणुसंख्यक गुणधर्म का पालन करेगा वो। दूसरा हो जाएगा विलयन में अवाष्पशील विलय होना चाहिए, विलय उपस्थित होना चाहिए, अवाष्पशील विलय उपस्थित होना चाहिए। तीसरा आपका मेन है जो अभी तक चर्चा नहीं किए थे, अभी करेंगे। विलयन में विलय कणों का न तो वियोजन होना चाहिए, मतलब टूटना नहीं चाहिए। विलयन में विलय कण डाले तो जैसे नमक आयनित हो जाता है, न तो वियोजन होना चाहिए और नहीं संगुणन होना चाहिए, जुड़ना भी नहीं चाहिए बेटा, नहीं संगुणन होना चाहिए। कोई विलयन इन तीन शर्तों का पालन करता है तो वे अणुसंख्यक गुणधर्म का भी पालन करते हैं, इन तीन शर्तों का पालन के साथ। ये दो शर्त का पालन तो होना ही चाहिए अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होने के लिए, उसमें विलयन में अणुविलयन को अणुसंख्यक गुणधर्म के पालन को करने के लिए। यदि कुछ विलयन ऐसे हो गए जिसमें विलय कणों का वियोजन या संगुणन हो रहा है, तो विलय कणों की वियोजन और संगुणन को ज्ञात करने के लिए वांट हाफ ने एक घटक दिया है जिसको आई कहते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं, छोटा आई से। तो आप लोगों का अगला प्रश्न होगा वांट हाफ गुणांक या वांट हाफ घटक क्या है। वांट हाफ गुणांक या वांट हाफ घटक क्या है। तो वांट हाफ ने आप लोग लिखेंगे बेटा, इसके साथ आप जोड़ लेना, इसका महत्व लिखिए। वांट हाफ घटक का महत्व लिखना है, वांट हाफ गुणांक का महत्व भी लिखना है, वो भी जोड़ लेना प्रश्न में। तो वांट हाफ ने विलयन में विलय कणों के वियोजन या संगुणन को बताने के लिए एक घटक आई दिया जिसे वांट हाफ घटक या वांट हाफ गुणांक कहते हैं। इसका मान विलयन में घुले हुए विलय के सामान्य आणविक द्रव्यमान, सामान्य मतलब जब आप घोले ना हो, विलयन में डाले ना हो विलय को, तो सामान्य आणविक द्रव्यमान और प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान के मान के अनुपात के बराबर होता है। प्रेक्षित मतलब विलयन में अपन विलय को डाल दिए तो वियोजन होगा तो उसका आणविक द्रव्यमान कम आ जाएगा, और संगुणन होगा तो उसका आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सामान्य आणविक द्रव्यमान और प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान के अनुपात के बराबर होता है। हिंदी आप लिखेंगे तो आई बराबर हो जाएगा विलय का सामान्य आणविक द्रव्यमान बटा विलयन में विलय का
प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान, प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान, लंबा न लिख के साथ में लिख सकते हो प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान। ये वान खाप फैक्टर ऐसे ज्ञात किए जाते हैं। अब महत्व क्या क्या है वान खाप का? तीन महत्व तो आई के मान पर है। यदि आई का मान एक से छोटा हो, आई का मान एक से छोटा हो, कैसे होगा आई का मान एक से छोटा? सामान्य आणविक द्रव्यमान कम हो जाए और विलय में आणविक द्रव्यमान, विलयन में आणविक द्रव्यमान बढ़ जाए, छोटा बटा बड़ा यानी कि एक से छोटा, और ये तब बढ़ेगा जब संगुणन होगा। तो इस स्थिति में यदि आई का मान एक से छोटा हो तो विलयन में विलय कणों का, विलय अणुओं का जो लिखना चाहें संगुणन होता है, संगुणन होता है। दूसरा, यदि i बराबर 1 हो तो आगे खुद ही लिखेंगे। यदि i बराबर 1 है तो जाहिर है ये दोनों समान होंगे, तब एक आएगा बेटा i का मान, यानी कि विलयन में विलय कणों का न तो संगुणन होगा और न ही वियोजन होगा। तीसरा शर्त, यदि i बड़ा हो 1 से, i 1 से बड़ा तब आएगा जब ये मान बड़ा आएगा और ये मान छोटा आएगा, और ये छोटा तब होगा जब विलय कणों का वियोजन होगा। यानी कि i का मान 1 से बड़ा होगा तो विलयन में विलय कणों का क्या होगा? वियोजन होगा। तो ये संगुणन वियोजन बता देता है वान खाप गुणक का जो मान है। ठीक है, चौथा और दिखा रहा हूं मैं महत्व जो इसने करेक्शन किया है। चौथा आपका होगा वान खाप गुणांक जो भी बोलो एवं अनुसंख्यक गुणधर्म में निम्नलिखित संबंध होता है। इसने अनुसंख्यक गुणधर्म ज्ञात करने के लिए बेटा जो पहले हम सूत्र निकाले थे, वाष्पदाब के अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और परासरण दाब, उसमें कुछ करेक्शन किया है। पहला, वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन, अपेक्षिक अवनमन आप सभी जानते हैं, सूत्र होता है PA0 माइनस PA अपान PA0। वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन XB के बराबर होता है, इसमें I का गुणा कर दो, वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन निकल जाएगा ऐसे विलयन में जिसमें विलय कणों का संगुणन या वियोजन हुआ है। यदि ये नहीं हुआ है तो I हट के आएगा अनुसंख्यक गुणधर्म के अनुसार। क्लियर है? तो सभी में I का गुणा होते जाएगा। वैसे क्वथनांक उन्नयन ये आया था डेल टी डी इज इक्वल टू KB इंटू एम आया था, इसमें भी I का गुणा हो जाएगा। वैसे हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन डेल टी एफ इज इक्वल टू आप लोग लिखे थे बेटा KF इंटू एम। ठीक है, इसमें भी I मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगला हो जाएगा परासरण दाब, ये भी अनुसंख्यक गुणधर्म है। आप लोग राय थे पाई इज इक्वल टू CRT प्रूफ किए थे, इसमें भी I आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों का नीचे दिख नहीं रहा है, मैं और लिख देता हूँ। ठीक है, ऊपर लिख रहा हूँ मैं D परासरण दाब, पाई बराबर होता है आपका CRT, तो इसमें I का मल्टीप्लाई हो जाएगा वान खाप फैक्टर का। तो वान खाप ने इस प्रकार से समीकरणों को सुधार दिया, अनुसंख्यक गुणधर्म को ज्ञात करने के लिए I से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये चैप्टर आप लोगों के यही समाप्त होते हैं। आगे हम अगला चैप्टर बात करेंगे विद्युत रसायन। मैं बोल दिया हूँ कि बहुत सारे चांसेस हैं कि न्यूमेरिकल आ सकते हैं। आप लोगों का पूरा सूत्र पढ़ा दिया गया है,
न्यूमेरिकल बहुत सारे बनते हैं, तो सूत्र के बेस पे न्यूमेरिकल बनते हैं, तो वो फार्मूला यूज करेंगे तो न्यूमेरिकल का जवाब आएगा आपका। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अगला चैप्टर है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन, विद्युत रसायन चैप्टर में देखेंगे अपन विद्युत अपघट्य और उसकी चालकता के बारे में। तो आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ है, चालक या कुचालक हो सकता है। पदार्थ के 3 प्रकार पढ़े हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो चालक बात करूं तो बेटा चालक पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। लिख लीजिए क्वेश्चन आप लोगों के इस चैप्टर में कि चालक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका जवाब होगा कि चालक पदार्थ 2 प्रकार के होंगे। पहला होगा धात्विक चालक, पहला होगा धात्विक चालक। तो इसके बारे में सभी जानते हो बेटा, ये धातुएं होती हैं, ये विद्युत धारा के प्रवाह को करते हैं और विद्युत धारा का प्रवाह इसमें इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होता है। सोना चांदी अच्छे विद्युत के चालक हैं आपके। ठीक है, आप जानते हो कि ताप बढ़ाने पर इसकी चालकता कम होती है। दूसरा होगा विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक, तो आप लोग जानते हैं कि विद्युत अपघट्य है, किसी विलयन में घोले जाते हैं तो आयनों में विभक्त हो जाते हैं, धन आयन और ऋण आयन। उसी को विद्युत अपघट्य कहते हैं, जो जल विलयन में आयन देते हैं। पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में 10वीं में। तो जब किसी विद्युत अपघट्य को हम विलयन में घोलते हैं तो आयन में विभक्त हो जाते हैं, और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के कारण होने लगता है। तो ऐसे चालक को विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में या विद्युत अपघट्य का विलयन लेंगे और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है आप लोगों का? आयनों के कारण होता है। तो ये विद्युत अपघटनी चालक है। खोल लीजिए NaCl KCl को जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो विद्युत का चालन हो जाएंगे। क्लियर है आपका? अब आप लोगों को क्वेश्चन बनाना है, विद्युत अपघटनी चालक और धात्विक चालक में अंतर लिखना है, क्योंकि इसी से आप लोग समझ पाएंगे अच्छे से। धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में अंतर लिखना है। विद्युत अपघटनी चालक में अंतर लिखना है आप लोगों को, और ध्यान भी देना है आए या ना आए, क्योंकि आप लोग इसी से क्लियर आप लोग समझ पाएंगे। पहला अंतर होंगे कि ये धातु होते हैं। क्या होते हैं? ये धातु चालक होते हैं। धात्विक चालक है तो ठोस अवस्था में, और ये विद्युत अपघट्य का विलयन है। कौन? विद्युत अपघटनी चालक। पहला अंतर। दूसरा अंतर, इसमें कणों का प्रवाह नहीं होता। ठोस में है धातु तो कण अपनी जगह रहते हैं, इलेक्ट्रॉनों के कारण आपका चालन होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा चालन हो सकता है, लिख सकते हो। इसमें आयनों के कारण विद्युत धारा का चालन होता है। क्लियर है? तीसरी बात है, इसमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता बेटा। कोई कण इधर उधर नहीं हटते हैं, पदार्थ का स्थानांतर नहीं होता। बोलेंगे कि कण इलेक्ट्रॉन आपका स्थानांतरित हो रहा है, बेटा तो धारा प्रवाहित करोगे, वो इलेक्ट्रॉन तो विद्युत से मिल रहा है, आपका दे रहे हैं, वही बह रहा है आपके चालक से, तो अतिरिक्त कोई चीज नहीं है। तो इसमें पदार्थ का स्थानांतर नहीं होता। इसमें आयन के रूप में पदार्थ का स्थानांतरण होगा। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो एनोड आपका मान लो प्लस वाला है तो माइनस वाला आके इससे चिपक सकता है, विलयन से हट सकते हैं, माइनस चार्ज है। और प्लस इलेक्ट्रोड पे माइनस वाला, माइनस इलेक्ट्रोड पे प्लस वाला आके आपके जुड़ सकता है। देखेंगे जुड़ते भी हैं। तो इसमें पदार्थ का स्थानांतरण आयनों के रूप में हो गया, 3 अंतर हो गया। इसकी चालकता अधिक होती है, ठोस चालक है।
इसकी चालकता उतनी अधिक नहीं होती है। कितने अंतर हो गए? 4। पांचवा अंतर बोलेंगे तो ताप बढ़ाने पर बेटा धातु का प्रतिरोध बढ़ता है, मतलब इसकी चालकता कम होती है। लेकिन ताप बढ़ाओगे तो आयनन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएंगे, आयनों की गतिज ऊर्जा, इसलिए इसकी चालकता बढ़ती है। तो लगभग 4-5 अंतर मैं बताया हूँ, आप लोगों को क्लियर तौर पे उसको नोट करने हैं ताकि आप लोगों के समझ आए। तो इस चैप्टर में हम विद्युत अपघटनी चालकता के बारे में पढ़ेंगे, मतलब विलयन की चालकता में पढ़ेंगे, विद्युत अपघटनी की चालकता के बारे में इस पूरे चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अगला प्रश्न बनाना है, विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक को लिखना है। या आपका प्रश्न बनेगा विद्युत अपघटनी चालक के चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। मैं पॉइंट बताऊंगा, बहुत इजी है, आप लोग खुद ही लिखेंगे, लिखाने से देर हो रही है मुझे। ठीक है, तो विद्युत अपघटनी चालक की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक या विद्युत चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो पहला हो जाएगा विद्युत अपघट्य की प्रकृति। विद्युत अपघट्य की प्रकृति। तो विद्युत अपघट्य की प्रकृति बेटा दो हो सकती है, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं पढ़े थी, चैप्टर में लिखाऊंगा लास्ट में, आप 10वीं में पढ़ के आए थे। प्रबल विद्युत अपघट्य वो हैं कि जो जलीय विलयन में आप घोलोगे तो शीघ्रता से पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, और दुर्बल विद्युत अपघट्य वे है जो पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, बहुत कम आयनित होते हैं और देर से आयनित होते हैं। तो सिंपल सी बात है, यदि प्रबल विद्युत अपघट्य है विलयन में, तो चूंकि इसका पूर्णतः आयनन होता है, आयनों की संख्या अधिक होगी तो इसकी चालकता अधिक आएगी प्रबल विद्युत अपघट्य वाले विलयन की। और दुर्बल विद्युत अपघट्य का आयनन चूंकि बहुत कम होता है इसलिए इसकी चालकता कम होगी। तो प्रबल विद्युत अपघट्य वाले विलयन की चालकता आपकी क्या होगी? अधिक होगी, और दुर्बल विद्युत अपघट्य वाले विलयन की चालकता कम होगी। कारण मैंने आपको बता दिए। तो इस प्रकार से आप लोगों को गेस करके लिखना है, 4 लाइन आप लोगों का। दूसरा आपका पॉइंट बनेगा विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति, तो बेटा मान लीजिए कि ध्रुवी विलायक है। ध्रुवी विलायक किसको बोलते हैं? जैसे कि जल, एक सिरा आंशिकता प्लस हो जाता है, एक सिरा आंशिकता माइनस, ऑक्सीजन तरफ माइनस बताता है और हाइड्रोजन तरफ प्लस। अल्कोहल ये ध्रुवी विलायक है। इसमें यदि विद्युत अपघट्य को घोलेंगे तो इसमें आयनन अधिक होगा, बल लगेगा, दोनों के धन और ऋण के बीच में टूट जाएंगे, बंध है उसके, तो विद्युत अपघट्य का आयनन अधिक होगा। मतलब ध्रुवी विलायक की विद्युत चालकता अधिक होगी। ध्रुवी विलायकों में घुले हुए विद्युत अपघट्य की विद्युत चालकता अधिक होगी, और अध्रुवी विलायक में घोलेंगे तो उसकी विद्युत चालकता क्या होगी? कम होगी। ठीक है आप लोगों का। तीसरा पॉइंट आपके आएंगे आयनों का जल योजन। आयनों का जल योजन, नाम से है आयनों का जल योजन, मतलब आयन है वो जल से जुड़ेंगे, योग से योजन शब्द आए हैं। तो बेटा आयन जल से जुड़ेंगे तो आयन का आकार बड़ा हो जाएगा, अणु का आकार बड़ा हो जाएगा, तो उसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, यानी कि चालकत्व तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पॉइंट पे ध्यान देंगे आप लोगों को, कोई ज़्यादा क्लियर करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है आप लोगों का? आयन यदि जल से जुड़ते हैं, जल योजित होते हैं, तो अणु का आकार यानी कि आयन का आकार बढ़ जाएगा। आकार बढ़ने के कारण उनका द्रव्यमान अधिक होगा, तो गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, तो चालकत्व तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चौथा पॉइंट अपन बनाते हैं तनुता। तो यदि आप विद्युत अपघट्य को तनु करोगे बेटा, तो चाहे प्रबल विद्युत अपघट्य हो चाहे दुर्बल विद्युत अपघट्य हो, उसकी चालकता बढ़ेगी। क्यों? प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाएगी,
आयन को गति करने के लिए पर्याप्त जगह मिलेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करेंगे, समान आयन है तो, और चालकता बढ़ जाती है। दुर्बल विद्युत अपघट्य वाले को तनु करेंगे तो आयनन उसका बढ़ता है थोड़ा सा। क्यों? आयनन कम हो जाता है घोलने पे, तो उसको फीका करोगे थोड़ा सा आयनन और हो जाएगा, तो चालकता कुल मिला के बढ़ती है। चाहे वो प्रबल विद्युत अपघट्य हो चाहे दुर्बल विद्युत अपघट्य हो, आप लोगों की इसकी चालकता बढ़ती है। इसलिए आगे कैलकुलेशन में करेंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्य की तनुता को अनंत लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दुर्बल विद्युत अपघट्य लेते हैं, तब वो विद्युत का सुचालक हो पाता है। तो तनुता बढ़ाने से चालकता बढ़ती है। पांचवा ताप के बारे में बता दी। यदि विद्युत अपघट्य के ताप को बढ़ाएंगे तो आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से उसकी चालकता क्या होगी? बढ़ जाएगी, जो आपका विद्युत अपघट्य है उसका। तो इस प्रकार से चालकता को प्रभावित करने वाले कारक आप लोग डिटेल करेंगे। ये आप लोगों का विद्युत अपघट्य की है या विद्युत अपघटनी चालकता के बारे में है। अगला आप लोगों के प्रश्न बनेंगे कि छोटे छोटे प्रश्न हैं बेटा, जिसका जवाब आप लोग लिखेंगे। निम्न को परिभाषित करें। मैं पॉइंट बना देता हूं। पहला विद्युत धारा, ये फिजिक्स में भी आएगा। दूसरा, पहला विद्युत धारा, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा ओम का नियम, चौथा प्रतिरोधकता, पांचवा प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध, पांचवा चालकता, और छठवां विशिष्ट चालकता। इन 6 पॉइंटों को आप लोगों को डिफाइन करने हैं ताकि बहुत सारी चीजें आप लोग क्लियर कर सकें। ठीक है। विद्युत धारा जानते हैं, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को विद्युत चालक कहते हैं, या किसी चालक में इकाई समय में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहेंगे? प्रवाहित हुई आवेश को क्या कहेंगे? अपन विद्युत धारा कहेंगे। तो विद्युत धारा बराबर होगा आप लोगों का आवेश बटा समय। आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं बेटा। यदि किसी चालक में t समय में q आवेश प्रवाहित करें तो विद्युत धारा I बराबर होगा q बटा t, सिंपल सी। इसका मात्रक एम्पियर होता है, मात्रक भी ध्यान दिया करें, या कूलाम प्रति सेकेंड भी हो सकता है। मात्रक एम्पियर होगा या कूलाम प्रति सेकेंड, जनरली एम्पियर लिखते हैं अपन विद्युत धारा का मात्रक। तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर है? अब प्रतिरोध बहुत सिंपल है बेटा। कोई चालक या विद्युत अपघट्य जिसकी भी बात करो, विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है तो इसके गुण को प्रतिरोध कहते हैं। इसको R से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। कोई चालक हो या विद्युत अपघट्य हो, विद्युत अपघट्य भी लिख सकते हो क्योंकि विद्युत अपघट्य के बारे में पढ़ना है अपन। तो किसी चालक या विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं, तो विद्युत अपघट्य के इस गुण को उसका क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों का? R से बड़ा से प्रदर्शित करोगे और मात्रक हो जाएगा ओम का नियम। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, ओम का नियम है, फिजिक्स में भी आएगा, मैं फिर बोल रहा हूं। यदि किसी चालक के सिरों में भी विभवांतर लगाया जाए और उसमें I धारा प्रवाहित होती है तो चालक में प्रवाहित धारा है उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती होते हैं। शर्त लगा लेना बेटा सामने,
यदि भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो चालक के, भौतिक अवस्था मतलब ताप, दाब, आयतन, यदि किस चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक में प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो होगा, आप लोग लिख सकते हैं, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा है, कोष्टक में आई लिख लेना, उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू RI, जहाँ R एक नियतांक है जिसे चालक या विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध कहोगे। तो सर विद्युत अपघट्य में कैसे होगा बोलोगे, तो बेटा विद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोड डालते हो आप लोग, तो आप इलेक्ट्रोड में धारा प्रवाहित करोगे, तो इलेक्ट्रोडों के मध्य प्रवाहित धारा है, इलेक्ट्रोडों के मध्य लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगा। कैसे जैसे लिखना चाहें चालक के रूप में भी लिख सकते हैं, रखने की जरूरत नहीं है आपके कोर्स में वही, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया, जहां R एक नियतांक है जिसे अपन क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ये ओम का नियम हो गया, ठीक है। प्रतिरोधकता, तो किसी भी चालक का प्रतिरोध दो बातों पर निर्भर करता है बेटा। पहला, चालक के अनुप्रस्थ का, चालक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है, लिखेंगे। किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है, पहला चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, दूसरा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। अब ये दोनों को आप मिला लीजिए, मैं दोनों को मिला देता हूं, जो लिखा हूं ऊपर लिख रहा हूं, तो R इज प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा बेटा L अपान E, तो R इज इक्वल टू होगा रो इंटू L अपान E, रो, जहां रो एक नियतांक है जिसे चालक की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। रो एक नियतांक है जिसे चालक की प्रतिरोधकता या क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, लेकिन यहाँ परिभाषा नहीं आया अभी तक विशिष्ट प्रतिरोध की। तो इसमें मैं L बराबर 1 इकाई कर देता हूं और A बराबर भी 1 इकाई कर देता हूं, तो R बराबर हो जाएगा रो। देखिए लंबाई 1 हो गया, क्षेत्रफल 1 हो गया, मतलब चौड़ाई और ऊंचाई भी 1 है, क्षेत्रफल में 2 मात्रक आते हैं, 2 बार लंबाई, तो 1 सेंटीमीटर लूंगा तो ये 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो बेटा विशिष्ट प्रतिरोध है एकांक आयतन के चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध है एकांक आयतन के चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। एकांक आयतन क्यों, क्षेत्रफल को 1 लिए हैं, लंबाई को 1, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हो गया, गुना करने पर 1 आ रहा है। तो किसी चालक के एकांक आयतन के प्रतिरोध को क्या कहते हैं अपन, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये डिफिनेशन हो गया। तो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होगी बेटा ओम प्रति मीटर। क्यों होगा ओम प्रति मीटर, ये A को इधर ले आइए, बटा में L आएगा, R का ओम, A का वर्ग मीटर, लंबाई का मीटर, मीटर मीटर कट जाएगा, तो ओम मीटर होगा आप लोगों का। तो इसका मात्रक हो गया, सॉरी ओम मीटर प्रति का ओम मीटर होगा। ठीक है, आप लोगों का विशिष्ट प्रतिरोध क्लियर है। एकांक आयतन के प्रतिरोध को अपन क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ये पूरे के पूरे फिजिक्स में भी आएंगे, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक बताइए करके सेम आएंगे, पूरा परिभाषा फिजिक्स में भी आएगा, ध्यान से आप लोग करेंगे। अब आते हैं चालकता। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहेंगे बेटा। प्रतिरोध मतलब जो धारा प्रवाह को रोकता है, चालकता होने से जो धारा प्रवाहित करेगा वो। तो किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। तो चालकता या चालकत्व जो भी हो, तो चालकता सी कंडक्टिविटी इज इक्वल टू होगा 1/r। तो इसका मात्रक हो जाएगा बेटा ओम -1 बटा में ओम है, जिसको मो बोला जाता है, और मो का संकेत ऐसे होता है, ओम का संकेत ऐसे होता है। तो ओम का भी लिख देता हूँ, मात्रक ओम -1 होगा, ओम का संकेत ऐसे होता है ओम -1 और मो उल्टा होगा। तो किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, उसकी चालकता कहते हैं।
तो चालकता C बराबर हो जाएगा 1/R। ठीक है। अब विशिष्ट चालकता, तो बेटा किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी विशिष्ट चालकता कहेंगे। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे? उसकी विशिष्ट चालकता। या किसी चालक के एकांक आयतन के चालकता को विशिष्ट चालकता कहेंगे। उल्टा, एकांक आयतन के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध बोले तो एकांक आयतन की चालकता को क्या कहेंगे? विशिष्ट चालकता। तो गणितीय रूप में किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, कप्पा। तो विशिष्ट चालकता हो जाएगा बेटा 1/ρ, रो का मान रखोगे सूत्र भी बन जाएगा आपका, और इसका मात्रक हो जाएगा बेटा, स्पष्ट है SI पद्धति में क्या, Ω-1 और मीटर-1, बटम आ गया इसलिए ओम मीटर होता है, Ω-1 मीटर-1, या इसको ऐसे लिख सकते हैं मो मीटर-1, मीटर वर्ग माइनस में रहेगा, ओम के उल्टा को मो बोलते हैं। तो ये विशिष्ट चालकता का मात्रक है। पूरे के पूरे डिफिनेशन वाला चैप्टर है और सारे के सारे डिफिनेशन आप लोगों के इजी हैं। बस थोड़ी सी आप लोग पढ़ाई कीजिए, आप लोगों को कहीं रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो कल की हम क्लास में अपन देखेंगे विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता, इसके बारे में देखेंगे कल की क्लास में। चालकता के बारे में ही कल और आगे डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में बस इतनी आप लोगों को नोट्स बनाने हैं।